बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे टेक्स्ट व्यू एक ग्राफिकल कंपोनेंट है। देखेंगे टेक्स्ट व्यू होता क्या है और टेक्स्ट व्यू को एंड्रॉयड में किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जब एक डिज़ाइन करते हैं टेक्स्ट व्यू की, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैंडेटरी होती हैं और प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद एक और ग्राफिकल कंपोनेंट दैट इज़ एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट के बारे में भी जानेंगे कि एडिट टेक्स्ट क्या होता है, कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है और आप अपने XML डिज़ाइन में एडिट टेक्स्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बटन की और बटन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप प्रीवियस जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसको रिमाइंड करें तो उसमें हमने बटन को यूज़ किया था, जिसमें बटन की हमने विड्थ सेट की थी, बटन की हाइट सेट की थी, बटन का टेक्स्ट सेट किया था और डेफिनेटली बटन को आइडेंटिफिकेशन भी दी थी, यानी आईडी भी असाइन किया था और XML में उसको एक्सेस भी किया था। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी वहाँ पर डिस्कस की थी। अगेन यहाँ पर बटन की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को क्यों एक्सप्लोर किया जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो मेन गोल होगा वो इवेंट हैंडलिंग भी होगा। इवेंट हैंडलिंग से मुराद ये है कि अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपके पास कोई बटन है, यूज़र उस बटन के ऊपर क्लिक करता है तो डेफिनेटली उसके बैकएंड के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए। तो उस फंक्शनैलिटी को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, किस तरीके से कोड किया जाएगा और XML में मौजूद जो बटन है उसका कोड एंड्रॉयड में किस तरीके से यानी जावा लैंग्वेज में लिखा जाएगा और उसको पे किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो ये सारा का सारा आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिलेटिव लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट आपको अगर याद हो प्रीवियस लेक्चर, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बड़ा डिटेल में रिलेटिव लेआउट को डिस्कस कर लिया था। अगेन हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और एक बेहतर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा सा मैं रिवाइज करूँ कि ये जो रिलेटिव लेआउट था, ये रिलेटिव लेआउट था क्या, तो रिलेटिव लेआउट के बारे में हमने कहा था कि बेसिकली रिलेटिव लेआउट इज़ अ व्यू ग्रुप। अब व्यू ग्रुप के बारे में हमने बात ये की थी कि इट इज़ जस्ट लाइक कंटेनर, और कंटेनर कौन सा, जावा में हमने बात की थी, ठीक है, कि बिल्कुल कंटेनर होता है। और जावा में कौन कौन से कंटेनर्स थे हमारे पास, जो जावा में कंटेनर थे वो आपके पास फ्रेम और पैनल था। तो मेन जो कंटेनर का पर्पस था वो आपके पास क्या होता था, ग्रुप GUI कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास वो जो ग्रुपिंग करता है, वो जो आपके पास वहाँ पर कंटेनर यूज़ होता था उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लेआउट। तो लेआउट डिफरेंट किस्म के हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बात की थी रिलेटिव लेआउट की। तो रिलेटिव लेआउट के बारे में हमने कहा था ये एक ऐसा लेआउट होता है जो आपके कंपोनेंट्स को ग्रुप करता है, बट ग्रुप करता है इस तरीके से कि रिलेटिव टू द पोजीशन, ठीक है। बात किसी रिलेटिव पोजीशन में ये आपके कंपोनेंट को ग्रुप कर सकता है। अब रिलेटिव पोजीशन से मुराद क्या है, रिलेटिव पोजीशन से मुराद ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक लेआउट या व्यू ग्रुप मौजूद है या आपके पास ये लीनियर लेआउट मौजूद है, तो इसमें सपोज करते हैं हम किसी कंपोनेंट को यहाँ पर प्लेस करते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को की बात करते हैं तो इस कंपोनेंट को प्लेस करना है। अब हम अज्यूम करते हैं इस कंपोनेंट को हमने इस लेआउट में प्लेस करना है। जब आप इस लेआउट में प्लेस करेंगे तो जो पोजीशन होगी वो आप रिलेट करेंगे किसी न किसी चीज़ के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आप इस कंपोनेंट को यहाँ पर प्लेस कर दो, तो जब आप इस कंपोनेंट को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो यहाँ पर प्लेस करने का मतलब ये है कि आपको इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। अब पोजीशन को किसी न किसी चीज़ के साथ रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट करने का मतलब ये है कि आप उस किस कॉरस्पॉन्डिंग किसी दूसरी चीज़ का रेफरेंस दोगे और उस रेफरेंस की बेस के ऊपर आप बताओगे कि इस व्यू को कहाँ पर आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो ये जो कंपोनेंट है इसको रिलेट किस चीज़ के साथ किया जा सकता है, पहले इसको रिलेट किया जा सकता है पेरेंट के साथ या इसको रिलेट किया जा सकता है विद अदर कंपोनेंट्स आर दैट मे बी सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये एक पर्टिकुलर लीनियर लेआउट है या वट एवर कोई भी व्यू ग्रुप है, अगर इस व्यू ग्रुप में आपके पास मोर देन वन कंपोनेंट्स हैं तो वो कंपोनेंट्स आपस में क्या कहलाएंगे,
सिबलिंग्स कहलाएंगे। क्यों सिबलिंग्स कहलाएंगे? क्योंकि इन सारे के सारे कंपोनेंट्स का अगर पेरेंट सेम है तो पेरेंट सेम होने का मतलब ये है कि आपके पास ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में सिबलिंग कंसिडर होंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस कंपोनेंट की, तो इस कंपोनेंट के बारे में हम कह सकते हैं कि दिस इज कंपोनेंट इज लेफ्ट ऑफ द पेरेंट। यानी अगर ये आपके पास ये एक लेआउट है तो ये लेआउट इसका पेरेंट है, तो ये पेरेंट के कहाँ पर आ रहा है? लेफ्ट के ऊपर आ रहा है। पर प्लस दूसरी चीज़ ये कहाँ पर आ रहा है? टॉप के ऊपर आ रहा है। इस तरीके से अगर हम इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं तो हम कहेंगे इट इज़ टॉप राइट। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो मैं कहूँगा दैट इज़ सेंटर ऑफ द पेरेंट। इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर तो हम कहूँगा लेफ्ट बॉटम, और अगर मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो दैट इज़ राइट बॉटम। इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो मैं कहूँगा ये कंपोनेंट राइट पर है प्लस इट इज़ सेंटर वर्टिकल। और इस तरीके से अगर मैं किसी कंपोनेंट को यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो मैं कहूँगा दिस कंपोनेंट इज एट द टॉप ऑफ द पेरेंट प्लस इन सेंटर हॉरिजॉन्टल। ठीक, कोई बात। इस तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास ये एक कंपोनेंट है और इसके साथ मैं एक और कंपोनेंट यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो इस कंपोनेंट को मैं कहूँगा कि बेसिकली दिस कंपोनेंट एज टू द राइट ऑफ दिस वन एंड टॉप ऑफ द पेरेंट। या फिर अगर इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा तो मैं कहूँगा दैट इज एट द लेफ्ट ऑफ पेरेंट प्लस बिलो द दिस वन। ठीक, कोई बात। तो आपके पास ये जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जो थोड़ी सी रिवीजन करवाई है, रिवीजन का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आपको कुछ बेसिक जो लीनियर लेआउट था वो जो रिलेटिव लेआउट था वो दोबारा से ज़रा अंडरस्टैंड हो जाए कि रिलेटिव लेआउट में हम किस तरीके से काम करते थे। अब ये जो आपके पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा है, इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। इसमें आपको टेक्स्ट व्यू भी नज़र आ रहा है, इसमें आपको एडिट टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है, इसमें आपको बटन भी नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली जब हम इसकी डिज़ाइनिंग की बात करेंगे तो डिज़ाइनिंग में आपके कंपोनेंट आपको डिफरेंट वे में अरेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसको जो हमने डिज़ाइन करना है दैट इज़ यूजिंग रिलेटिव लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट को यूज़ करते हुए हम आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डिज़ाइन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास कंपोनेंट है टेक्स्ट व्यू क्या होता है। अगर मैं टेक्स्ट व्यू को सिंपल डिफाइन करूं तो बेसिकली जो आपका एक टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू बिल्कुल आपके पास लेबल की तरह होता है। ठीक है, लेबल आप जावा में भी इसको लेबल ही कहते हैं और आप C# में भी इसको लेबल ही कह रहे होते हैं। ठीक है, वही बात। तो जो आपके पास टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू को लेबल को यहाँ पर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं टेक्स्ट व्यू कहा जाता है। अब लेबल आपके पास जो पर्पस है, पर्पस क्या होता है लेबल का? लेबल का पर्पस होता है व्यू और शो मैसेज। ठीक है, इस तरीके से डिस्प्ले आउटपुट। ठीक, कोई बात। या रिजल्ट्स आप अमूमन जो है वो लेबल के थ्रू शो कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है, ये जो आपके पास स्क्वायर कैलकुलेटर लिखा हुआ है दैट इज़ अ लेबल। लेबल आपके पास एज अ हेडिंग भी यूज़ हो सकता है, यानी मैसेज दे रहा है, यूज़र को बता रहा है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का बेसिक पर्पस क्या है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एंटर अ नंबर जो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये भी यूज़र को बता रहा है कि आपने यहाँ पर क्या वैल्यू इनपुट करनी है। तो नॉर्मली इसको मैसेजेस के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ताकि यूज़र को आइडिया हो कि ये एक्चुअली उसने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करना है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन का पर्पस क्या है। इस तरीके से आपके पास नीचे नज़र आ रहा है स्क्वायर ऑफ 9 इज़ 81। अब ये जो आपके पास लेबल है दैट इज़ एन आउटपुट। ठीक, कोई बात। ये जो आपके पास टेक्स्ट है ये एक आउटपुट टेक्स्ट है। तो नॉर्मली आपके पास जो आउटपुट के टेक्स्ट होते हैं वो आप लेबल या फिर टेक्स्ट व्यू के साथ जो है वो हैंडल करते हो। नॉर्मली अगर आप कंसोल बेस एप्लीकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंसोल बेस एप्लीकेशन में जो चीज़ें आप लिखते हो सी आउट की स्टेटमेंट C++ में, और आप जावा में system.out.print की स्टेटमेंट लिखते हो, और इसी तरीके से आपके पास जो C# में console.writeLine की स्टेटमेंट लिखते हो उसका पर्पस होता है कंसोल के ऊपर यूज़र को कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना। वो मैसेज इस तरीके से हो सकता है कि अगर आप यूज़र से कुछ इनपुट मांग रहे होते हैं
ठीक है, इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो यूज़र को इस तरह का मैसेज डिस्प्ले कराते हैं जिसकी बेस के ऊपर वो इनपुट कर सके। तो वो जो मैसेज होता है वो नॉर्मली जब आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आते हैं तो वहाँ पर एक जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आप टेक्स्ट व्यू बना लें या लेबल बना लें। इस तरीके से अगर कोई कैलकुलेशन आपने की, कैलकुलेशन करने के बाद आपने कोई आउटपुट यूज़र को डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए भी डेफिनेटली आप सी आउट की स्टेटमेंट लिखते हैं, C++ में, जावा में system.out.println की स्टेटमेंट लिखते हैं और C# में आप console.writeline की स्टेटमेंट लिखते हो। तो अब वही काम अगर आपने यहाँ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में करना होता है तो जावा और C# में लेबल यूज़ किया जाता है। एंड्रॉयड में उसी टास्क के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास टेक्स्ट व्यू को यूज़ करेंगे। इस तरीके से अगर आपको कंसोल बेस एप्लीकेशन बनाते हो तो सबसे पहले उसका एक मेन्यू प्रिंट करते हो। मेन्यू के टॉप के ऊपर लिखा होता है आपने अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन का नेम कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन का पर्पस क्या है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर कैलकुलेटर एक हेडिंग के तौर पर आ रहा है, तो नॉर्मली इस तरह की चीज़ों के लिए भी हम क्या करते हैं, एक तरीकाकार ये है कि हम टेक्स्ट व्यू को यूज़ कर सकें। उसके बाद बात करते हैं एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एडिट टेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है दैट इज़ जस्ट लाइक टेक्स्ट फील्ड in Java and text box in C#। कि आपके पास जो C# लैंग्वेज आप लोग पढ़ रहे होंगे उसमें जो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स होता है उसी को यहाँ पर एडिट टेक्स्ट कहा जाता है। अब आप लोगों को आइडिया होगा कि टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट फील्ड को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जहाँ पर आप इनपुट की बात करते हैं यूज़र से, जहाँ पर आपने इनपुट लेनी होती है, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप करे, वो टाइप करके आपके एप्लीकेशन में इनपुट लेकर आते हैं। तो इनपुट के लिए आप नॉर्मली एडिट टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट फील्ड या फिर टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली ये ब्रैकेट्स लगाकर बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ C# के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टेक्स्ट फील्ड की बात कर रहा हूँ तो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट होगा। बट एडिट टेक्स्ट के केस में आप एडिट टेक्स्ट बिल्कुल वही चीज़ है जो आपके पास जावा में टेक्स्ट फील्ड होता है और आपके पास C# में जो है वो टेक्स्ट बॉक्स होता है। अब एडिट टेक्स्ट या टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स का जो बेसिक पर्पस होता है वो यूज़र से इनपुट लेना होता है। बट हम इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि रीड ओनली की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर वो प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हैं तो इसको भी आप यूज़र को कुछ आउटपुट्स डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो है वो दोनों पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। आप इसमें आउटपुट्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं, आप इसमें इनपुट भी ले सकते हैं। पर जो आपके पास टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू को सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ओनली आउटपुट। आप उसमें यूज़र से इनपुट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यानी आपके पास जो एडिट टेक्स्ट होगा, एडिट टेक्स्ट अगर आपको कहीं पर नज़र आता है वहाँ पर आप मोबाइल से में टैप करते हो। टैप का मतलब है जो नॉर्मली आप क्लिक करते हो फिंगर के थ्रू, ठीक है, टच करते हो उसको, दैट इज़ कॉल्ड टैप। और इस तरीके से अगर आप माउस वगैरह कहीं पर यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है या वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो अगर आप क्लिक करें तो कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाए जहाँ पर आप कुछ टाइप कर सकते हैं, तो नॉर्मली दैट कंपोनेंट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट बॉक्स और एडिट टेक्स्ट। तो अगर हम अपने इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में देखें तो इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में अगर हम आइडेंटिफाई करने की बात करें तो आपके पास ये जो मैं कलर यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, जो रेड कलर है, रेड कलर जो है वो मैं एक्चुअली टेक्स्ट व्यू के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको इधर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ दिट इज़ टेक्स्ट व्यू, दिस वन इज़ टेक्स्ट व्यू और दिस वन इज़ टेक्स्ट व्यू, ठीक है। मैं इसको फर्स्ट एप्लीकेशन को टेक्स्ट व्यू नहीं कहूँगा क्योंकि ये आपके पास जो टॉप बार होती है उसका टाइटल है, तो इसमें डेफिनेटली बैकएंड के ऊपर हो सकता है कि कंपोनेंट को डिज़ाइन करते हुए यहाँ पे टेक्स्ट व्यू यूज़ हुआ हो। बट नॉर्मली जब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं तो इसको हम एज अ टेक्स्ट व्यू कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये बार के ऊपर आ रहा है, तो इसको चेंज करने का या इसको लेकर आने का जो वे है वो हम खुद से मेंशन नहीं करते, नॉर्मली ये चीज़ें खुद से आ जाती हैं। बट इसका टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम स्पेसिफिकली अपनी इस एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो ये जो स्क्वायर कैलकुलेटर है ये आपके पास एक टेक्स्ट व्यू है, ये एंटर नंबर ये भी आपके पास एक टेक्स्ट व्यू है और ये भी आपके पास एक टेक्स्ट व्यू है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। तो नेक्स्ट कंपोनेंट का यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो आपके पास जो एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट हमारे पास एक ही कंपोनेंट है जिसमें आपके पास 9 लिखा हुआ है, तो दैट इज़ योर वैल्यू, ठीक। कोई बात। उसके बाद हम बात करते हैं बटन की।
तो बटन के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। बटन के लिए हम येलो कलर यूज़ कर लेते हैं। तो बटन को हमने नीचे नहीं डिस्कस किया क्योंकि बटन को हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो बटन यहाँ पर आपको हो सकता है अब नज़र आ रहा हो। तो ये हमारे पास दो जो है वो बटन है, एक फाइंड स्क्वायर का और दूसरा आपके पास क्लियर का बटन है। बटन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम लोगों ने इससे पहले की। हमने कहा कि आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बटन के जो इवेंट्स हैं उनको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यानी बटन पे जो यूज़र क्लिक करेगा, टैप करेगा, तो उसको हमने किस तरीके से जो है वो हैंडल करना है, क्योंकि बटन यहाँ पर है। और हम लोगों ने स्टार्ट में बात की थी कि आपके पास जावा में दो जगहों के ऊपर काम होता है। आपके पास डिज़ाइन के लिए आप XML में चेंजेस करते हो, और अगर आपने बैकएंड का कोड हैंडल करना होता है जिसके ऊपर आपको टास्क परफॉर्म करते हैं, तो टास्क आपको क्या करना होगा, जावा में हैंडल करना होगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो यूज़र जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेगा, हमने जब फाइंड स्क्वायर के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो उसको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर बड़ा इजी है, आप जो इनपुट होगा इनपुट को उसी से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इनपुट आई 9, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81, दैट इज स्क्वायर। जैसे ही फाइंड स्क्वायर के बटन के ऊपर क्लिक होगा, जो भी यहाँ से इनपुट आएगी उस इनपुट वैल्यू के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आपके पास जो रिज़ल्ट वाली टेक्स्ट फील्ड है, ताकि मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, कन्फ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से एक और बटन है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड क्लियर। क्लियर के बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लियर से आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी क्लियर हो जाएगी, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो इन दो बटन्स के इवेंट्स को भी हमने हैंडल करना है, और इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूजिंग रिलेटिव लेआउट हम लोगों ने डिज़ाइन भी करना है।